चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है ना। हम आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? लेसन 15, क्लास 10 का लेसन 15, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में वीडियो रिकॉर्डिंग में समस्या हुई है, फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो क्लास लेट हो रही है, लेकिन फिर उसके बाद आप लोग आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इसमें आपको हम क्या क्या पढ़ाए थे? गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। और फिर क्या बताए थे? प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण, हाँ, दर्पण से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं बताए थे। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, फोकस तल किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तरह चीजें बताए थे ना। उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कुल 6 स्थितियां बताए थे। अवतल दर्पण के प्रयोग बताए थे, हैं। और फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण का प्रयोग बताए थे कि कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता था? दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से हमेशा छोटा बनता था उत्तल दर्पण से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम परावर्तन के लिए, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी बताए थे कि क्या कैसे आप प्लस और कहाँ लगाएंगे और माइनस कहाँ लगाएंगे, क्या नियम बताए थे। पहला क्या नियम था? प्रकाश की किरणें गोली दर्पण पर हमेशा किस तरफ से आपतित होती हैं? बाईं तरफ से, हमेशा बाईं तरफ से। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दाईं तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अच्छा, ये बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है ना मुख्य अक्ष के, ऊपर कहाँ बनता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब का लंबाई हमेशा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। अच्छा, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के किधर बनता है? पीछे बनता है। तो बताइए, दर्पण के ध्रुव से जो आभासी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो धन होगी कि ऋण होगी? धन होगी, क्योंकि वो दाहिने तरफ है, समझ गया ना। अच्छा, बताइए, उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं होगी। उत्तल दर्पण के लिए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। हम यही तो हम आपको उस दिन बताए थे ना कि उत्तल दर्पण के लिए तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो उत्तल दर्पण के लिए न तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी लागू होगी और न तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई लागू होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या बताए थे? गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होता है? फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, f बराबर r/2। आज हम डेरिवेशन करके अलग अलग समझेंगे, संबंध स्थापित करेंगे f और r में, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग। और इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले आपको गणित के 3 टर्म से परिचय करा दिए थे। कौन कौन सा? एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और समांतर और संगत के लिए क्या था? जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा का कौन सा कोण संगत था, कौन सा समांतर था, बताए थे ना कि जैसे ये दो समांतर रेखाएं थी, तिर्यक रेखा काट रही थी, ठीक है। तो एकांतर कोण और संगत कोण कौन सा था? एकांतर कोण, ये दोनों कोण कौन से थे? एकांतर कोण थे। और ये इसका एकांतर कौन सा होगा? ये होगा। और संगत एक ही साइड रहते हैं, एक ऊपर का और एक अंदर का, एक ऊपर का और एक अंदर का, ठीक है। संगत कोण एकांतर को समझ गए। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो तिर्यक रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो शीर्ष अभिमुख, शीर्षों के सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन्हीं दोनों का हम प्रयोग करेंगे। अच्छा, ही जान लीजिए कि अवतल दर्पण के लिए जब हम फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित करेंगे तो एकांतर कोण का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एकांतर कोण का। और जब उत्तल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित करेंगे तो संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण का। इसीलिए आपको उस दिन हमें बता दिए थे, ताकि जिस दिन हम इसका डेरिवेशन आपको बताएं उस दिन आपको समस्या न हो। अच्छा, आप लोग केवल यहाँ क्लास में समझना पढ़ना ना सीखिए, आप सब समझ के क्या करेंगे, जब आप एग्जाम की कॉपी में लिख ही नहीं पाएंगे, समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि असली नंबर तो वहां लेना है ना, एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप ये समझिए कि पढ़ने के साथ साथ हमको एग्जाम में किस तरीके से सबसे अच्छा लिखना है कि हमको सबसे अच्छा नंबर मिले, ठीक है। आप मेरी एक लाइन को नोट करके रखिए कि जब आप एग्जाम में कॉपी लिख रहे होते हैं तो आप एग्जामिनर को पढ़ा रहे होते हैं। वो कुछ नहीं जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता है। वो दर्पण का ना तो द्वारक जानता है ना गोली दर्पण जानता है। आप जो जो फिगर बनाएंगे सब लिखते जाएंगे कि हमने एक अवतल दर्पण M1 M2 बनाया और उस पर एक मुख्य अक्ष बनाया, दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस दूरी F है, AB एक आपतित किरण डाला जो बिंदु P पर परावर्तित होने के पश्चात D की तरफ निकली। ये सब आप लिखेंगे,
ठीक है, हिंदी में, हिंदी लिखनी आती है ना। तो जैसे जैसे अगर आप कहीं यहाँ से अगर आप बाजार जाते हैं तो कहते हैं ना कि यहाँ से पहले हमने पिच रोड से खड़ंजा पकड़ा, वहां से नहर पकड़ा, नहर पकड़ के फिर हमने मेन रोड परागगंज का पकड़ा, फिर वहां से हमने चौराहे पे गया। ऐसे आप लिखते हैं ना कैसे पहुंचे, ऐसे ही आप इसको लिख करके बताएंगे कि डेरिवेशन में आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो आज हम आपको क्या बताएंगे कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ, एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ व किसमें संबंध, वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। समझ गए? आपसे ये एग्जामिनेशन में पूछेगा कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है, प्रमाणित करिए। ठीक है, तब आप इस तरीके से उसको प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलिए सबसे पहले कौन सा दर्पण बना लिए हम, अवतल दर्पण बना लिए। ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। उभरा हुआ पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होता है, कलई किया हुआ रहता है, और दबा हुआ पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। वेरी गुड। और ये टर्म याद रखिए, परावर्तक पृष्ठ, उभरा हुआ पृष्ठ, ये सब आपको लिखना पड़ेगा ना। और ये क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है, और ये बिंदु दर्पण का जो बीच वाला बिंदु है दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है सी, ये दर्पण का फोकस दूरी एफ है। समझ गए ना। और मान लीजिए दर्पण का नाम हम रख दिए एम, दर्पण का नाम हमने रख दिया M1 और M2, दर्पण का नाम हमने M1 M2 रख दिया। मान लीजिए कि हमारी एक वस्तु रखी है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हमारी एक वस्तु रखी गई है। समझ गए, कहाँ रखी गई है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। चलिए, यहाँ से एक समांतर किरणें चलती हैं, इसके शीर्ष से एक समांतर किरण चलती है। तो इस समांतर किरण दर्पण के बिंदु मान लीजिए कि टकराती है, कहाँ टकराएगी, मान लीजिए इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, मान लीजिए इसका नाम रख दीजिए टी, नाम रख दीजिए, क्या रख दीजिए, टी। दर्पण के किस बिंदु पर टकराई, टी पर। बिंदु किस बिंदु पर टकराई, टी पर, टी पर टकराई। टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। मान लीजिए ये फोकस है, वो फोकस होकर के जाती है। ठीक है, समझ गए ना, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आप क्या करिए, ये बिंदु जो टी है इसको सी से मिलाइए, बिंदु टी को सी से मिलाइए। कहां से मिलाइए, हाँ सी से मिला दिए ना। अच्छा, हम आपको अभिलंब की परिभाषा क्या बताए थे, अभिलंब की परिभाषा ये बताए थे ना कि गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है, अभिलंब होती है। अभिलंब का मतलब कितना अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। जहां भी लंब शब्द आ जाए उसका मतलब क्या होता है, 90 अंश। कि कितना अंश का कोण बना, 90 अंश का। तो गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को जब वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। अच्छा, आप याद करिए कि हम आपको परावर्तन के नियम क्या बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अच्छा इसके लिए आपतन बिंदु क्या होगा, टी होगा ना। जिस बिंदु से आपतित, जिस बिंदु पर आपतित हुआ वही तो आपतन बिंदु है, वहां से परावर्तित किरण ये निकल गई। ठीक है, तथा ये अभिलंब क्या होता था, अभिलंब इसी बिंदु पर ये अभिलंब होता था ना, ये जो लंब खींचा जाता था, और इसको क्या कहते थे, अभिलंब कहते थे। तीनों एक ही तल में होते हैं। और क्या होता था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। तो यहाँ आपतन कोण क्या होगा बताइए, मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया ए, मान लीजिए इसका नाम क्या रख दिया ए। तो यहाँ आपतन कोण क्या होगा बताइए, कौन सा कोण आपतन कोण है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण है, आपतन कोण है। समझे कि नहीं समझे, मतलब कोण ए टी, इस बिंदु ए टी और सी, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। परावर्तित किरण कौन सी है, ये है, और अभिलंब क्या है, ये है। तो एफ टी सी, ये कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ये समझ गए ना कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये तय हो गया। ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 40 है तो ये भी 40 है। ये तय हो गया ना कि ये परावर्तन के नियम से तय हो गया। अच्छा, अब जानिए कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये मुख्य एक रेखा है, दूसरी जो प्रकाश किरण समांतर आ रही है। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि ये जो रेखा अभिलंब है ये एक तिर्यक रेखा है कि नहीं, एक तिर्यक रेखा है कि नहीं, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, एकांतर कोण का। हम बताए थे ना कि अवतल दर्पण के लिए जब फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में हम संबंध स्थापित करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एकांतर कोण का। तो एकांतर कोण कौन सा होगा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण होगा कि नहीं।
इसका मतलब एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर किरणों को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ATC और TCF ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, बराबर है कि नहीं बराबर है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग पढ़े हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मतलब समान होते हैं, द्वि मतलब दो, भुजाएं मतलब भुजा। सम जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होते हैं उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। देखिए बीच में थोड़ा सा इससे हटकर सीख लीजिए कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हों लेकिन तीसरी भुजा बराबर न हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ABC, इसकी दो भुजाएं AB बराबर AC, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये सब गणित का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, याद रखिएगा। गणित नहीं आएगी तो फिजिक्स नहीं आएगा, याद रखिए। फिजिक्स तभी आएगा जब गणित आएगा। आप डॉक्टर बनना चाहें चाहे इंजीनियर बनना चाहें, फिजिक्स से पाला नहीं छूटेगा। डॉक्टर बनना चाहेंगे गणित से पाला छूट जाएगा लेकिन फिजिक्स से नहीं छूटेगा। और फिजिक्स पढ़ना है तो डेरिवेशन पढ़ना होगा, डेरिवेशन पढ़ना है तो गणित आनी होगी। कम से कम गणित तो आनी, जिसको गणित नहीं आएगा समझ लीजिए जिसको कुछ नहीं आएगा वैसा रह जाएगा। तो जान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम होता है कि जो भुजाएं समान होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर। इसका मतलब ABC, हम जानते हैं ना कि जिस कोण को हमको दिखाना होता है उसको बीच में रखते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। उस किसके बराबर होगा, ACB, कोण ACB के बराबर होगा, समझ गए ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या नियम होता है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक नियम। दूसरा नियम, दोनों जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने का सम्मुख मतलब सामने का कोण, इसके सामने कोण कौन है, ये। इसके सामने कोण कौन है, ये। अच्छा, इस कोण को हम कैसे दर्शाएंगे, ABC, इस कोण को दिखाना है तो ये बीच में रहेगा, इस कोण को दिखाना है तो ये बीच में रहेगा, समझ गया ना। कोण ABC कोण ACB के बराबर होता है। अच्छा, कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज कोई पूछे तो उसके बारे में दो जानकारी आप याद रखिए। ऐसा त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तब बताया कि भैया इसका एक और क्वालिटी बताओ। इसका दूसरी क्वालिटी ये है कि जो दोनों समान भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने के कोण मतलब भुजाओं के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, समझ गए ना। अब देखिए यही नियम यहाँ पर लगेगा। एक तो परावर्तन का नियम लगा। देखिए एग्जाम देने जब आप जाएंगे तो आपके पास इतना सारा डेरिवेशन रहेगा कि आपको सारी चीजें लय में याद नहीं रहेंगी और उसमें दो तीन आपको पॉइंट याद करने लगे अपने दिमाग में कि हम किसका किसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसमें हमने परावर्तन के नियम का इस्तेमाल किया, दूसरा एकांतर कोण का इस्तेमाल किया, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसका इस्तेमाल किया। तो जब आप लास्ट में परीक्षा के एक दो दिन पहले तैयारी करेंगे तो अपने दिमाग में याद रखेंगे कि जब हमको फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध स्थापित करना है अवतल दर्पण के लिए तो किसका किसका इस्तेमाल करना होगा, एक एकांतर कोण का, एक परावर्तन के नियम का, एक समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण होगा। तो एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो इन तीनों को जहां आपके दिमाग में आएगा तो डेरिवेशन आप अपने से कर लेंगे, ठीक है। दाहिने बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला हम आपको क्या बताएं कि ये देखिए ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा एकांतर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है। हम इसलिए धीरे धीरे ध्यान से समझा रहे हैं कि आपका शुरुआती चरण है, अभी आपको कुछ नहीं पता है। नहीं तो ये चीजें अगर आपको पहले से पता होती तो हम अब तक डेरिवेशन खत्म कर चुके होते, समझ रहे हैं। तो ये जानिए कि ये कौन सा कोण है, आपतन परावर्तन, और ये एकांतर कोण है। अच्छा ये देखिए कि त्रिभुज आपको कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज अभी नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। कब दिखेगा देखिए अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आप ये फिगर बना लेंगे तो एग्जाम कॉपी में आप क्या लिखेंगे कि माना M1 M2 अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है। बिंदु P दर्पण का ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, F मुख्य फोकस है, ठीक है। ये लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AT दर्पण के बिंदु T पर आपतित होती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। फिर लिखेंगे दर्पण के बिंदु T को वक्रता केंद्र C से मिलाया जो कि दर्पण पर अभिलंब है। ये सब लिखेंगे आप, जो कि दर्पण पर अभिलंब है। अच्छा ये सब कहीं याद करना है, याद नहीं करना है। जो आप जिन रास्ते आप बाजारे गए वही रास्ता आपको बता देना है, जो रास्ते से आपने फिगर बनाया वही रास्ता आपको दिखा देना है। उसके बाद अब आप लिखना, इतना आप लिख लेंगे ना, फिर अब आप लिखना चालू करेंगे कि परावर्तन के नियम से ये जब आप लिखेंगे ATC, कोण ATC देख रहे हैं किस कोण के बराबर होगा, CTF, CTF कोष्टक में लिख देंगे किस नियम से, भाई एग्जामिनर जानेगा ना कि क्यों तुम इसको बराबर कर दिए, तो यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे परावर्तन के नियम से। हम जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप देखिए कि कोण ATC कोण TCF के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। क्योंकि देखिए दो समांतर रेखाएं जा रही है ना, एक ये समांतर रेखा, एक ये समांतर रेखा, तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण
ए टी सी बराबर कोण टी सी एफ। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण। कौन सा कोण है? एकांतर। भाई आपने कॉपी में लिखा है ना कि एटी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। अब देखिए एटीसी इसमें भी है, एटीसी इसमें भी है, समझ गए? इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, तो आप लिख देंगे इसलिए ये चिन्ह होता है इसलिए का। ये किसका चिन्ह होता है? इसलिए का। अच्छा, जब दो ऊपर बिंदु एक नीचे बिंदु, ये होता है चूंकि। ये क्या होता है? चूंकि। जब एक ऊपर दो नीचे तो क्या होता है? इसलिए लिख देंगे कोण सी टी एफ बराबर कोण टी सी एफ। ठीक है, किससे पता चला? इन दोनों से पता चला ना। अब यहाँ आप दोनों को चूंकि हम जानते हैं ये, इसलिए हमको क्या मिल गया? ये। अब देखिए सी टी एफ क्या है? सी टी एफ, ठीक है। और टी सी एफ क्या है? टी सी एफ। आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है हमको दिख रहा है सीपीटी, इसमें ये दोनों एक दूसरे की क्या है? आमने सामने की भुजाएं हैं और इन भुजाओं के सामने के दोनों कोण है। इसका मतलब कि जब दो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये प्रमेय आप पढ़ेंगे कि जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरा आप इसका उल्टा पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज के अगर दो सम्मुख कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, जैसे हम आपको कह दें कि बेटा ये भी 60 अंश है, नहीं जैसे ये भी 50 अंश है, ये भी 50 अंश है, ठीक है, और ये मान लो 80 अंश हो गया। हम पूछ दें कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसके दो कोण सामने सामने के बराबर हैं। अच्छा, हम कहते हैं बेटा ये बताइए 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, दोनों एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की एक क्वालिटी होती है। अच्छा, हम यहाँ तो समझ गए। इसलिए अच्छा, जब ये आ गया, ये दोनों आमने सामने के कोण बराबर हो गए, इसलिए हम लिख देंगे अतः त्रिभुज का क्या होता है? ये चिन्ह होता है त्रिभुज एफ टी सी। अच्छा, इसको कुछ भी लिख सकते हो, एफ टी सी लिख सकते हो, सी पी सी एफ टी लिख सकते हो, टी सी एफ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अतः त्रिभुज एफ टी सी कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसकी दोनों सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। एफ सी किसके बराबर हो जाएगा? एफ टी के। एफ सी एफ टी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एफ सी एफ टी के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? सब समझ में आया ना? अब देखिए, अब हम एक पॉइंट लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये याद रखिएगा। ये जो दर्पण का द्वारक है, अगर ये मान लीजिए छोटा हो जाए, ये दर्पण का जो द्वारक है और क्या हो जाए? छोटा हो जाए। लिख देंगे यदि दर्पण का द्वारक कैसा हो? छोटा हो। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये जो TF है FP के बराबर हो जाएगा। TF है किसके बराबर हो जाएगा? FP के। TF मतलब ये जो भुजा है ये किसके बराबर हो जाएगी? FP के। FP क्या है? फोकस दूरी। FP क्या है? F। अच्छा बताइए CP क्या है? वक्रता त्रिज्या R है। हमको किसमें संबंध निकालना है? इन्हीं दोनों में निकालना है संबंध। अच्छा, TF बराबर क्या हो गया? FP हो गया। TF बराबर FP। अब देखिए ध्यान से, PC मान लीजिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं? PC ये नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं? PC बराबर PF प्लस FC लिख सकते हैं कि नहीं? PF प्लस FC लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, अगर हम PC पूरी दूरी लिख दें तो इन दोनों के जोड़ बराबर ही होगा ना। मान लीजिए ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। अगर ये पूरा 10 है, ये 3 है तो ये 7 होगा। यही ना होगा? अगर मान लीजिए ऐसा माना जाए तो यही होगा। ऊपर का मिटा दूं क्योंकि अब नीचे जाना संभव नहीं है। अब हम इस बिंदु पे आ गए हैं कि PC बराबर PF प्लस FC। अच्छा, हमको क्या मिला था? TF बराबर FP मिला था कि नहीं? अच्छा, अब एक बात याद रखिए, हमको संबंध किसमें किसमें निकालना है? PC यानी R में, PF यानी F में। तो इस FC को हमको क्या करना होगा? हटाना होगा। किसको हटाना होगा? FC को। तो इस FC हमारा किसके बराबर है? FC। अच्छा, FC किसके बराबर था? FT के बराबर था कि नहीं था?
ये एफ सी किसके बराबर था, एफ टी, हमको पता था ना क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था, एफ सी एफ टी के बराबर था। और एफ टी किसके बराबर, एफ टी लिखो या तो टी एफ लिखो, बात एक ही हुआ। एफ टी टी एफ किसके बराबर हो गया, एफ पी के, टी एफ किसके बराबर हो गया, एफ पी के। तो एफ टी के जगह पे हम एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं, एफ सी बराबर एफ पी या पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो भाई लिख सकते हैं ना। एफ सी बराबर एफ टी था, ये जो एफ सी है एफ टी के बराबर था, ठीक है बराबर था ना, और ये इसके बराबर आ गया, तो पी सी बराबर पी एफ लिख सकते हैं ना। तो देखो एफ सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, पी एफ लिख सकते हैं। तो अब पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी जगह पे फिर पी एफ लिख दो, तो पी एफ जुड़ के क्या हो गया, टू पी एफ हो गया ना। अब पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या आर है, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या आर है। पी एफ क्या है, फोकस दूरी एफ है, तो आर बराबर टू एफ आया। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाई टू, जब टू को इधर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर में संबंध आ गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। अभी देखिए पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत घाचा पाचा है, कैसे करेंगे, लेकिन है बहुत आसान। अब ध्यान समझिए, तो आपको करा दिए ना, आपको क्या करना है, फिगर देख करके खाली समझ लीजिए क्या करना है। हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजार दी जो दर्पण के बिंदु टी पर मिली। इस टी का नाम एक्स वाई जेड एल एम एन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और टी पर ये अपरावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है, ठीक। और दर्पण के बिंदु टी को वक्रता केंद्र सी से मिला दिया जो कि दर्पण पर अभिलंब होगी, ठीक। इतना लिख लेंगे ना आप। लिखने के बाद पहला नियम क्या लगा देंगे, परावर्तन का नियम। हम जानते हैं परावर्तन के नियम से ए टी सी सी टी एफ के बराबर होगा, सी टी एफ के बराबर होगा, ठीक। अब फिर हम जानते हैं एकांतर कोण, कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ रही है, पता है तुमको क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखो हमको इन दोनों कोण को बराबर दिखाना है, क्योंकि जब इन दोनों कोण को बराबर दिखाएंगे तब ना ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। देखो हमको मेन बात साबित क्या करना है, अब उल्टा चलो, पहले ऊपर से आए अब नीचे से ऊपर जाओ। हमको साबित करना है कि ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये साबित कर देते हैं कि ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ठीक है। फिर हम ये साबित कर देंगे ये दूरी इस दूरी के बराबर है, इसका मतलब इसके जगह पे हम ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों जोड़ करके ये पूरा मिलेगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये दूरी इस दूरी की आधी होगी। और उसके लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा, परावर्तन के नियम का, एकांतर कोण का और समद्विबाहु त्रिभुज के नियम का। अच्छा, जब आपने ये परावर्तन का नियम लगा के ये कोण बराबर कर दिया, उसके बाद एकांतर का कोण लगा दिया, तो ए टी सी और टी सी एफ ये दोनों बराबर हो गए। अब देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा। अब हम देख लेंगे कि त्रिभुज सी एफ टी में इसके सम्मुख कोण बराबर है तो सामने की भुजाएं भी बराबर हो गई, इसका मतलब एफ सी बराबर क्या हो गया, एफ टी हो गया। एक बार हमको क्या ला दिए, एफ सी बराबर एफ टी, ये पॉइंट ला दिए, एफ सी बराबर एफ टी ला दिए। उसके बाद हम क्या कह दिए कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु टी दर्पण के ध्रुव पी के बहुत निकट होगा। उस स्थिति में जो ये एफ टी है ये एफ पी के बराबर कर दोगे, ये जो एफ टी है इसके बराबर कर दोगे, एफ पी के बराबर। देखो ये टी एफ एफ टी बातें की हुआ, एफ टी एफ पी के बराबर कर दोगे। उसके बाद हम क्या मान लेंगे कि हम लिख देंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस पी सी एफ सी, ये लिख दिया ना, पी सी बराबर पी एफ प्लस हाँ यहाँ पे लिखे थे, हाँ एफ सी यहाँ पे लिखे थे ना। अब देखिए उसके बाद ये जो एफ सी है, एफ सी किसके बराबर हमको मिल गया, पी एफ के बराबर मिल गया। एफ सी किसके बराबर मिल गया, जो एफ सी है किसके बराबर मिल गया, पी एफ के बराबर। इसका मतलब एफ सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो पी एफ जुड़ के क्या हो गया, टू पी एफ हो गया। समझ में आएगी नहीं, जब ये टू पी एफ हो गया तो काम खत्म। पीसी को हम जान रहे हैं, पीसी दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या आर स्मॉल आर कहलाएगी। पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी कहलाएगी। आर बराबर टू एफ लिखो, एफ बराबर आर बाई टू लिखो। समझे कि नहीं समझे। अच्छा बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, हाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी क्योंकि फोकस दूरी बाईं तरफ है ना दर्पण के ध्रुव के, समझ गए। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। मारेंगे मुंह घूम जाएगा, दिख नहीं रहा है तुमको, दिमाग उल्टा चल रहा है, इसके सामने सीधा है ना बाईं तरफ। अब गलती नहीं होना चाहिए, जब दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ है तो क्या होगा, माइनस ना होगा, दाहिने तरफ जाने पे ना प्लस होगा। चलिए अब देखिए, ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब इसके बाद आपको हम सिखाते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अच्छा, डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या था, पहला परावर्तन का नियम था, दूसरा एकांतर कोण था, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज था, ये तीन नियम और चौथा था छोटा सा, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो दोनों दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अच्छा अब आ जाइए किस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए आ जाइए बेटा,
उत्तल दर्पण के लिए। आज ये दोनों डेरिवेशन आपको बता देंगे, कल आप लोग को यूवी एफ में संबंध बताएंगे। उसके बाद रेखीय आवर्धन, फिर चैप्टर खत्म, समझ गया ना। हाँ, इसके बाद आप लीजिए, जान लीजिए इसी से मिलता जुलता लेंस है, तुरंत आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन और लेंस पढ़ा देंगे, और फिर 2 चैप्टर और बचेगा। मानव ने तो याद करने वाला है, प्रिज्म भी याद करने वाला है। समझ लीजिए 50% फिजिक्स खत्म, खाली 50% बचेगा, विद्युत धारा, चुंबकत्व। ठीक है, तो अब इसके बाद हम उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले क्या बना देंगे बेटा, उत्तल दर्पण। इसमें कलई किधर होती है, दबे हुए पृष्ठ की तरफ। फिर क्या बना देंगे, मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, अब देखिए इस पी को थोड़ा और इधर रखिए, समझ गए। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये मान लीजिए हो गया आपका ए, बिंदु बी पर आपतित होती है और सी की तरफ, बी सी की तरफ बढ़ जाती है, समझ गया ना। और दूसरा क्या करेंगे, ये वक्रता केंद्र सी को बिंदु बी से आप मिलाइए, यही तो उसमें भी किए थे, और इसको आगे तक बढ़ाइए। कहां तक बढ़ाइए, आगे तक बढ़ाइए। अब ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब। ये हुआ था ना कि गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया वाई, इस पॉइंट हम क्या रख दिया हमने, इसे वाई, कि सीबी को बढ़ा करके कहां तक बढ़ाया, वाई तक बढ़ाया। अच्छा, यहाँ आप अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमने एक उत्तल दर्पण M1 M2 लिखेंगे, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसको एग्जाम में ऐसे लिखेगा, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। प्रकाश किरण ए बी दर्पण के बिंदु बी पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है। बिंदु बी को सी तक बढ़ाया, बीसी बनाया, ऐसे लिखेंगे, बीसी बनाया ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे कि वक्रता केंद्र सी को बी से मिलाया और उसे आगे वाई तक बढ़ाया। ये लिख दीजिएगा, इसी जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे लिखिएगा, वक्रता केंद्र सी को बिंदु बी से मिलाया और उसे वाई तक बढ़ाया, बस इसका काम खत्म। पहला नियम कौन सा लगेगा, परावर्तन का नियम। दूसरा नियम संगत कोण, एकांतर कोण का मामला उसमें था, संगत कोण का मामला इसमें रहेगा। और तीसरा है शीर्षा विमुख कोण। तीसरा किसका जरूरत पड़ेगा, शीर्षा विमुख कोण का। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन से कोण आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। देखिए ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये कौन सा है, अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। समझे कि नहीं समझे, तो चलिए, तो कौन कौन सा कोण बराबर होगा, ए बी वाई बराबर सी बी वाई। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। लिख दीजिए परावर्तन के नियम से। ये लाइन समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अच्छा, अब देखिए ये आपको दो तिर्यक रेखाएं दिख रही हैं कि नहीं, ऐसे वाली दिख रही हैं कि नहीं, जो उस दिन बताए थे। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षा विमुख कोण होंगे कि नहीं होंगे, शीर्षा विमुख कोण होंगे ना। ये दोनों एक दूसरे कौन से कोण होंगे, शीर्षा विमुख कोण होंगे। तो कोण वाई बी सी, अब देखो इसी को सी बी वाई लिखो या वाई बी सी लिखो, बात एक ही हुआ। वाई बी सी किसके बराबर होगा, एफ बी सी, एफ बी सी किसके बराबर हो गया, एफ बी सी के बराबर हो गया। समझ गए। तो अब देखिए कि क्या हो जाएगा, ये वाई बी ए बी वाई कहाँ गया, ए बी वाई और वाई बी सी यहाँ पर भी है, वाई बी सी यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई एक साइड का अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा ही होगा। तो कोण ए बी वाई मतलब कहां से होगा, ए बी वाई किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी सी के, एफ बी सी के, कोण एफ बी सी के। इन दोनों लाइन से हमको क्या मिल गया, ये मिल गया ना। अच्छा, अब देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कौन सी हैं, समांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए अगर इसको आगे तक बढ़ा दें तो ये समांतर रेखाएं हैं कि नहीं है ना। तो अब देखिए इसके संगत कोण कौन कौन सा कोण होगा, इसको मान लीजिए एक तिर्यक रेखा ये काट रही है,
तो कौन कौन सा कोण संगत होगा, ये कोण और ये कोण। यही ना बताए थे कि जब दो रेखाएं समांतर हो, इनको एक तिरछी रेखा काट रही हो, ये दोनों कोण कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। ये दोनों कोण कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो ये कोण किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के। तो लिखिए ए बी वाई, क्या लिखिए, ए बी वाई बराबर एफ सी बी। ये लाइन क्लियर है कि नहीं, एफ सी बी। अच्छा, क्यों आप बराबर किए हैं ये भी आप लिखेंगे, संगत कोण। भाई एग्जामिनर को बताएंगे कि हमने क्यों बराबर किया, ऐसे तो बराबर कर देंगे। अब देखिए ए बी वाई दोनों में है ना। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, तो जब इसको लिखिएगा ना तो सामने लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा भैया इन्हीं दोनों लाइन का इस्तेमाल करके आपने इसको लिख दिया है। क्योंकि भैया ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब कि ये इसके बराबर होगा। देखो सी बी वाई इसमें भी है, सी बी वाई इसमें भी है, ठीक है। तो जब इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद देखो ये लाइन हमको मिल गई, फिर हमको ये संगत कोण हम जानते हैं। अब देखो ए बी वाई इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये भी है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे ना। तो अब लिख देंगे अतः, अतः मान लीजिए इसका नाम लिख दीजिए समीकरण 3, इसका नाम लिख दीजिए समीकरण 4, ठीक है। अतः इसका नाम क्या था, एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी। क्या लिख देंगे, समीकरण किस किस से, 3 व 4 से। इतनी लाइन समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी, समझ में आई ना। अब देखिए एफ बी सी कहाँ है, एफ बी सी ये है ना, और एफ सी बी कहाँ है, एफ सी बी। अब आप क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज बी एफ सी में दो सम्मुख कोण बराबर हो गए, दो सम्मुख कोण बराबर हो गए। इसका दूसरा मतलब क्या है कि इसके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, इसके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। अब लिख देंगे, वो मिटाएं ऊपर से, यहां से। अब लिख देंगे चूंकि, चूंकि का ये चिन्ह हो गया, चूंकि सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख इस लाइन के बाद लिखिएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर है, अतः, अतः कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी एफ सी। अतः त्रिभुज का चिन्ह है बी एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने सामने की भुजाएं बराबर, बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ सी के, बी एफ बराबर एफ सी के। समझ में आ गया, यहां तक मिटाएं, नीचे का, नीचे का मिटाएं। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है, बी एफ बराबर क्या आ गया, एफ सी के। अब फिर हम क्या माने थे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। यही उसमें भी तो किए थे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये बिंदु इसके और निकट आ जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ। अच्छा, इसके बराबर हम क्यों करते, इस दूरी को इसके बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके जगह यहाँ पे इसके जगह यहाँ पे हम इसको लिख सके, ठीक है। अब देखिए यदि लिख देंगे, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो कौन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। समझ गए ना, बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के। अब देखिए बी एफ किसके बराबर है, एफ सी के। ये समीकरण मान लीजिए 4 तक हुआ था ना, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। बी एफ किसके बराबर हुआ था, एफ सी के, और यहाँ बी एफ किसके बराबर हो गया, एफ पी के, एफ पी के बराबर हो गया ना। लिख देंगे तो ये दूरी भी बराबर होगी, एफ सी बराबर एफ पी होगा कि नहीं होगा, एफ सी बराबर एफ पी होगा कि नहीं होगा। सामने कोष्टक में क्या लिख देंगे बेटा, समीकरण 5 व 6 से। मैथमेटिक्स में ऐसे ही नंबर आते हैं, लिखने का तरीका, फिजिक्स में लिखने का तरीका, सवाल सब सॉल्व करेगा। आप भी डेरिवेशन करेंगे, आपके साथ बैठे हुए क्लास के सारे बच्चे भी करेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख करके समझा दिए तो एग्जामिनर एक नंबर आपका काट नहीं पाएगा, सोचेगा कहां से नंबर काटे इसका, ठीक है। अभी आधा अधूरा ये सब नहीं लिखेंगे तो 5 नंबर का रहेगा, तो 4 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। और वही एक एक नंबर जब आप अपने बगल वाले से ज्यादा पाते हैं तो आपके नंबर ज्यादा हो जाते हैं, आप टॉप करते हैं। जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर टॉप करते हैं वो लोग ऐसी कॉपियां लिखते हैं, वो लोग प्रिंट करते हैं कॉपियों को, ठीक है। अब देखिए एफ सी बराबर क्या हो गया, एफ पी हो गया। अब फिर हमको किसमें संबंध निकालना है, इस दूरी में और इस दूरी में। सबसे पहले पीसी बराबर, पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं मानस, पी एफ प्लस एफ सी।
पी एफ प्लस एफ सी। अच्छा पी एफ तुमको मालूम है स्मॉल एफ है ना, एफ सी को ही हटाना है, एफ सी का ही नहीं पता ही क्या है, एफ सी को कहां से हटा सकते हो, इस समीकरण से हटा सकते हो ना। एफ सी किसके बराबर है, एफ पी के या पी एफ के, तो एफ सी बराबर अब क्या लिख सकते हो, पी एफ प्लस एफ सी को भी पी एफ लिख सकते हो, लिख दोगे समीकरण 7 से, क्या लिख दोगे समीकरण 7 से। अब देखो पी एफ प्लस पी एफ क्या हो गया 2 पी एफ, पी सी बराबर 2 पी एफ, पी सी को क्या कहते हैं स्मॉल आर और पी एफ को क्या कहते हैं स्मॉल एफ। तो या वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, समझ गए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध आप सीख लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध आप सीख लिए। कल आपको हम सिखाएंगे कि अवतल दर्पण के लिए यू वी और एफ में क्या संबंध होता है। एफ ये क्या है फोकस दूरी, यू क्या है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और वी क्या है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ये आपको आज एक्स्ट्रा इसीलिए बता दे रहे हैं कि आप कल के लिए तैयार रहिए। यू वी और एफ में संबंध, इसमें सवाल भी पूछी जाती है, ठीक है बेटा। यू क्या है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, जैसे दर्पण का ध्रुव मान लीजिए यहाँ है, वस्तु यहाँ रखी गई है, दर्पण के ध्रुव जो वस्तु की दूरी है इसको किससे नापेंगे यू से नापेंगे, ठीक है। मान लीजिए प्रतिबिंब इधर बना, मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई वी हो गई, और ये जो पी एफ है ये फोकस दूरी एफ है, समझे कि नहीं, यू वी और एफ में क्या संबंध होता है। अच्छा चलिए, अगर आपको हम एक सवाल बोल दे कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसकी वक्रता त्रिज्या क्या मान क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा बताइए। फोकस दूरी अगर कितनी है 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या पूछा है आर पूछा है, फोकस दूरी मतलब क्या दिया है एफ दिया है, एफ का मान क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, एफ का मान क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं आर बराबर 2f, आर बराबर 2f जानते हैं, या एफ बराबर आर बाई 2 जानते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया है एफ का मान दिया है, आर का मान पूछा है, एफ का मान यहाँ रख दो 10 बराबर आर बाई 2, आर बराबर 10 दूना 20 सेंटीमीटर, या यहाँ पर भी डायरेक्ट रखोगे तो आर बराबर 2 गुणे एफ का मान 10 2 दाम 20 सेंटीमीटर। सवाल अगर लोग कर लोगे ना कि यदि फोकस दूरी का मान दिया है वक्रता त्रिज्या पूछा है, मान लो अगर हम कह देंगे कि वक्रता त्रिज्या का मान है 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी का मान बताइए क्या होगा, फोकस दूरी आधी हो जाएगी 40/2 हो जाएगी, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझ गए ना। तो अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है बेटा। अब 2 मिनट में हम आपको समराइज कर देते हैं, 2 मिनट में आपको क्या कर देते हैं समराइज कर देते हैं कि आज क्लास में आपको क्या पढ़ा है। हमको लगता है कि आप लोग डेरिवेशन से पहली बार परिचित हो रहे हैं कि इस तरीके का किया जाता है ना, तो ये देखिए फिजिक्स में यही चलेगा, फिजिक्स में यही, यार इसमें बहुत मजा है। मजा का मतलब ये है कि आपको पता है क्या लाना है, घुमा करके आप ला देंगे तो कोई नंबर आपका कटेगा नहीं और सवाल भी आपकी गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे, अवतल दर्पण M1 M2 बनाएंगे, ठीक है बेटा। मुख्य अक्ष बनाएंगे, ध्रुव, वक्रता केंद्र C है, फोकस दूरी F है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण AB परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के जाती है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिला दिया जो कि दर्पण पर अभिलंब है, पहला नियम लगा दिया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा नियम लगा दिया एकांतर कोण का, ये ABC BCF के बराबर होगा। अच्छा जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो इसका मतलब कि त्रिभुज CFB कौन सा कोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज है तो आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके क्या हो गई बराबर हो गई, FC बराबर FB हो गई। फिर लिख देंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट होगा, तो FB बराबर क्या हो जाएगा FP हो जाएगा। अच्छा FB बराबर FC था और FB बराबर FP है, तो इसका मतलब CF बराबर FP हो जाएगा, ठीक है। CF बराबर क्या हो जाएगा FP हो जाएगा। फिर आप लिख दो PC बराबर PF प्लस CF। अच्छा हमको इसका मान तो मालूम है F है, इसका मान नहीं मालूम है, इसका मान नहीं मालूम है, तो हम किसमें बदलाव करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे, किसमें बदलाव करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे, क्योंकि इसके जगह हम क्या लिख देंगे PF लिख देंगे, तो F प्लस F 2F R बराबर 2F F बराबर R बाई 2। अच्छा ये आ गया अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए भैया दबा हुआ पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, तलई किया हुआ, मुख्य अक्ष के ध्रुव है, फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र C है, समांतर चलने वाली किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकरा करके उसके मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है और बिंदु B को C तक बढ़ाया, ठीक है।
और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, सी को वक्रता केंद्र सी को बिंदु बी से मिलाया और आगे कहां तक बढ़ाया, वाई तक बढ़ाया। ठीक, हमारा फिगर का काम कंप्लीट। फिगर बन गया एक बार तो डेरिवेशन हो जाएगा आराम से, फिगर नहीं भूलना है। फिगर में सबसे पहले क्या किए थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर है। फिर क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर, ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर, इसका मतलब ये कोण भी इसके बराबर होगा। और दूसरी बात, और ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर, क्यों, संगत कोण, भाई ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। हमको यही तो साबित करना था। जब त्रिभुज में हम ये दोनों एक दूसरे के बराबर कर दिए तो सीधा हम मान लिए एफ बी बराबर एफ सी, मान लिए। ये पॉइंट हमको देखो, यही तो हमको लाना है, जो त्रिभुजवा हमको दिख रहा है उस त्रिभुज को हमको सदिबाहु साबित कर देना है। तब हम ला देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या मान लेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी दर्पण की ध्रुव P के बहुत निकट होगा और उस स्थिति में एफ बी बराबर एफ पी हो जाएगा। इतना लिख दिए। उसके जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो पीसी बराबर पीएफ प्लस एफसी, और पीएफ का मान तो हमको एफ मालूम है लेकिन एफसी का मान हमको नहीं मालूम है, तो एफसी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पीएफ लिख देंगे। तो पीसी बराबर पीएफ प्लस पीएफ यानी 2pf, पीसी माने आर, पीएफ माने स्मॉल एफ, तो एफ बराबर आर बाई 2 साबित हो गया। कल हम आपको गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ और वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही।